हेलो बच्चों। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। नीट बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। नीट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के थ्रू हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पाते हैं। आप सभी को पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अंदर जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है और स्टूडेंट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपटीशन आपको हाई लेवल का आपको देखने को मिलता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इस नीट एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी का वेटेज आपको 50% देखने को मिलता है। तो इस 50% पोर्शन को हम यहाँ पे डिटेल में एनटीए जिस प्रकार के क्वेश्चंस नीट के एग्ज़ाम में पूछ रहा है उस पैटर्न को, उस ट्रेंड को स्टडी करके हम यहाँ पे 11th और 12th की जो आपकी एनसीईआरटी है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम के लिए वही एक तरीके से आपका पैटर्न है, वही सिलेबस है और उसी को एनटीए फॉलो करता है और उसी से हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो आज हम एक बेसिक चैप्टर हम शुरू करेंगे और चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटी सी इंट्रो कहानी से हम कर रहे हैं, जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था और राजा ने एक महल बनाया। महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और जो भी उस महल को देखता वो उस राजा की और उस महल की बहुत तारीफ करता। तो राजा सभी से एक ही बात कहता कि इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। ये जो कमाल है ये इन मजबूत और चमकदार ईंटों का है। अगर ये ईंटें कमज़ोर होती तो आज इतना सुंदर महल नहीं बनता। अगर मैं आपके शरीर की तुलना इस महल से करूं तो बताओ आपके इस शरीर की वो ईंट कौन सी है जिससे आपका ये शरीर बना हुआ है। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। सेल, कोशिका, कोशिका वो यूनिट है, वो बेसिक इकाई है जिससे आपका शरीर बना हुआ है। सेल कोशिका को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमने हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिल रही हैं। उन एक्टिविटीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनको हम सेल से कंपेयर करके, रिलेट करके हम समझ सकते हैं। जैसे आपने एक फैक्ट्री आपने देखी होगी। फैक्ट्री के अंदर हमको चारों तरफ बाउंड्री हमको देखने को मिलती है, कुछ गेट्स हमको देखने को मिलते हैं। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन या सिंथेसिस हमको देखने को मिलता है प्रोडक्ट का। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, पावर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पावर हाउस यूनिट आपको देखने को मिलेगी। फैक्ट्री एक तरीके से फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज, अरेंज, मैनेज करने का काम मैनेजर करता है। फैक्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट यूनिट है जो डिसाइड करती है कि कहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड है और उसकी सप्लाई हमको कहाँ तक पहुँचानी है। तो जिस प्रकार से एक फैक्ट्री के अंदर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, सेम हम रिलेट कर सकते हैं सेल के साथ में। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री के सराउंडिंग में आपको वॉल देखने को मिल रही है और गेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार से सेल के चारों ओर सराउंडिंग्स में आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल आपको देखने को मिलती हैं और यह आपकी सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं सम मटेरियल्स के लिए। यानी कुछ पदार्थों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती हैं, सभी के लिए ये पारगम्य नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको जिस प्रकार से फैक्ट्री को मैनेज करने का काम मैनेजर कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे सेल को मैनेज करने का काम न्यूक्लियस करता है। जिस प्रकार से आपको फैक्ट्री के अंदर पावर हाउस यूनिट आपको देखने को मिल रही हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी आपको पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है।
जिस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर आपको सिंथेसिस या प्रोडक्शन यूनिट आपको देखने को मिल रही थी, उसी प्रकार से सेल के अंदर भी आपको क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में प्रोडक्शन या सिंथेसिस यूनिट्स आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स और इनमें मॉडिफिकेशंस, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी सेल एक फैक्ट्री है बेटा, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी चल रही है, जिस प्रकार से एक फैक्ट्री में चल रही है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिल रही है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी एक साथ चल रही होती हैं सेल के अंदर, और बिना किसी एक तरीके से हिंड्रेंस के। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सेल को थोड़ा सा हम डिस्कस हम करने की कोशिश करते हैं। हमारी सराउंडिंग को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी सराउंडिंग में हमको मेनली दो प्रकार की थिंग्स हमको देखने को मिलती हैं, सजीव एवं निर्जीव। सजीव और निर्जीव दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमको सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। दो प्रकार की चीज़ें, दो प्रकार के थिंग्स हमको देखने को मिलती हैं, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे सजीव और निर्जीव को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, सजीव मूवमेंट करते हैं, सजीव वातावरण के लिए रेस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे फीचर्स वो सजीव और निर्जीव के बताएंगे। सजीव वर्दी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे फीचर्स हैं, वो सजीव और निर्जीव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि कोई वेल डिफाइनिंग फीचर जिसके आधार पे हम सजीव या निर्जीव को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, तो वो एक डिफाइनिंग फीचर आपका है प्रेजेंस ऑफ सेल। यानी अगर किसी चीज़ में आपको सेलुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, कोशिकाओं की उपस्थिति आपको देखने को मिल रही है, तो हम बोलेंगे ये सजीव है। यानी सजीवों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोशिकाओं की उपस्थिति, कोशिकाओं की उपस्थिति। अगर किसी थिंग के अंदर या मटेरियल के अंदर आपको सेलुलर अरेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या है, निर्जीव है। अगर कोशिकाओं की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि ये सजीव है। यानी निर्जीवों में कोशिका अनुपस्थित होती है, यानी कोशिकाओं की उपस्थिति सजीवों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर सजीव और निर्जीव को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हम करना चाहें, तो यहाँ पे हम प्रेजेंस सेल को हम यहाँ पे एज ए डिफाइनिंग फीचर हम यूज कर सकते हैं, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी सजीव है मतलब कोशिका उनमें प्रेजेंट है, अगर निर्जीव है तो उनमें कोशिका एब्सेंट है। इसका कोई एक्सेप्शन या एक तरीके से कोई मिसकंसेप्शन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीवों को हम मेनली दो पार्ट में हम यहाँ पे वर्गीकृत हम कर सकते हैं। यानी जीवों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम आधार ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोशिकाओं की उपस्थिति, कोशिकाओं की संख्या व इनकी उपस्थिति हम यहाँ पे आधार हम ले रहे हैं। मेनली हमको दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक कोशिकीय
ऐसे जीव जिनमें आपको सिर्फ एक ही कोशिका देखने को मिलती है और वही कोशिका उनके सभी असेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। असेंशियल फंक्शन बेटा जैसे रेस्पिरेशन की हम बात कर सकते हैं, डाइजेशन की हम बात कर सकते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करने की हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ उस एक ही सेल के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। और जब हम बहुकोशिकीय जीवों की हम बात करेंगे, बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर आपको बहुत सारी कोशिकाएं आपको देखने को मिलती हैं, यानी एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और ऐसे जीव जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम बहुकोशिकीय जीव कंसिडर करते हैं। और जो चाहे एक कोशिकीय जीव की हम बात करें, चाहे बहुकोशिकीय जीव की हम बात करें, तो ये कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये शो करते हैं। तो उन फीचर्स के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, यानी कोशिकीय जीवों की विशेषताएं, कोशिकीय जीवों की विशेषताएं। और कोशिकीय जीवों में आपको दो विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। कोशिकीय जीवों का आपको स्वतंत्र अस्तित्व आपको देखने को मिलता है, यानी कोशिकीय जीव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, यानी स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। इनमें स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है, अस्तित्व पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सभी प्रकार की जो आवश्यक गतिविधियां हैं उनको ये करने में सक्षम है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जितनी भी असेंशियल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं वो सारी ये परफॉर्म करने में कैपेबल हैं, यानी सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। यानी ये कोशिकीय जीव सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व एक तरीके से वो दिखाता है, दर्शाता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो शो करता है, यानी उसके सर्वाइवल के लिए उसको किसी के दूसरे के सहारे की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी भी असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट में खुद परफॉर्म करने में कैपेबल है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अगर इसका हम इसको अगर हम और थोड़ा सा क्लियरली अगर हम समझना चाहें तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हमको एक अपवाद हमको देखने को मिलता है जो लेस देन सेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम बोलते हैं वायरस विषाणु। यानी विषाणु क्या है, और यहाँ पे विषाणु को हम लेस देन सेल स्ट्रक्चर हम कंसिडर हम कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस प्रकार के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, विषाणु की हम बात कर रहे हैं, यानी वायरस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वायरस की जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको सेलुलर स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलती है, ये लेस देन सेल स्ट्रक्चर एक तरीके से आपका शो करता है, यानी वायरस जो है वो लेस देन सेल स्ट्रक्चर है। अभी इसमें प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट नहीं आया है, यानी लेस देन सेल स्ट्रक्चर
और इसको हम कंसिडर करते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक हम कंसिडर करते हैं वायरस को, विषाणु को। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक हम वायरस को हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा जी। और यहाँ पे वायरस आपकी लेस देन सेल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वायरस का हमको स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है, यानी जो वायरस है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है, क्योंकि वायरस के अंदर सभी प्रकार के जो असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करवाने की कैपेबिलिटी नहीं है। वायरस के पास में एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं है जो इसके लिए प्रोटीन बनाए, जो इसके लिए जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन करे ताकि ये अपना नंबर इंक्रीज कर सके। तो इस वजह से इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हम एक टर्म यूज करते हैं कि वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो उसे हम लिविंग कंसिडर करते हैं, यानी वो सजीव है जब किसी जीव के अंदर है। और जब वो किसी सजीव के बाहर यानी एनवायरमेंट में है तो हम उसको निर्जीव यानी नॉन लिविंग हम कंसिडर करते हैं। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो उस समय वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। और जब आउटर एनवायरमेंट में होता है तो उस समय वो नॉन लिविंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण वो शो करता है। तो इस वजह से वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक हम कंसिडर कर रहे हैं। और वायरस आपकी लेस देन सेल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सेलुलर अरेंजमेंट आपको अभी तक यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसका स्वतंत्र अस्तित्व आपको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ से हम दो टर्म्स हमको फ्रिक्वेंटली यूज आती हुई देखने को मिल रही हैं और उनको यूज करके एक एसेशन रीजन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से फ्रेम करते हैं और उसके बाद आगे कंसेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं। तो एसेशन रीजन या कथन कारण वाले क्वेश्चंस, देखो बेटा जी, नीट के एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न आपको वेरी करता हुआ आपको देखने को मिलता है। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिलते हैं। उसी में से एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कथन और कारण वाले क्वेश्चंस। और यहाँ पे एसेशन और रीजन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बायोलॉजी के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर क्या होते हैं, फेल होते हैं एक तरीके से, और उनके नंबर यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों के नंबर यहाँ पे कटते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, एसेशन रीजन का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट एसेशन या कथन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है, कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं। ये एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज की है और इसको हम यहाँ पे एज ए कथन यानी एज ए एसर्शन हम इसको यूज कर रहे हैं। तो
कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं। क्यों? क्यों कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व रख रहे हैं? अब इस कथन का आपको रीजन क्रिएट करना है, और रीजन कुछ इस प्रकार से है। यह सभी प्रकार की आवश्यक कार्य करने में सक्षम है। यानी ये सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करने में सक्षम है, इसलिए जो कोशिकीय जीव हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो इसका अच्छा रीजन बन रहा है, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यानी ऊपर जो स्टेटमेंट है उसका नीचे वाले स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। तो पहली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज की, कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं, और कारण क्या होगा, ये सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करने में सक्षम हैं, इसलिए ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शा रहे हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? अगर कोई बच्चा है और लगभग एक तरीके से वो 12th एक तरीके से पास आउट हैं, अगर वो खुद की एक्टिविटीज़ या खुद के जो असेंशियल जो फंक्शंस हैं, जैसे अपने कपड़े धोना, अपनी ज़रूरत का सामान मार्केट से लाना, और अपने रूम को मेंटेन रखना, अपनी रूम के सफाई वगैरह करना, और प्रॉपर एक तरीके से अपने रूटीन के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन एक तरीके से रहना, और इसी प्रकार से अपना खाना खुद बनाने की उसमें अगर एबिलिटी है, तो वो बच्चा हम बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी अब उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर वालों से पढ़ने के लिए कहीं दूर भी जाएगा तो अपना रूम लेके अपना काम कर लेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। वहीं अगर कोई दूसरा बच्चा रोटी बनाना नहीं जानता, अगर कपड़े धोना नहीं जानता, तो वो अपने सारे कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, उसको हमेशा अपने घर वालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर वो कहीं जाएगा तो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को साथ लेके जाएगा, या वो वहीं रहेगा जहाँ उसकी फैमिली रहेगी। तो यहाँ पे स्वतंत्र अस्तित्व है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के कार्य करने की क्या है, क्षमता है, एबिलिटी है, वो सक्षम है, इसलिए वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या स्वतंत्र अस्तित्व एक तरीके से वो अपना शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी कारण है, जिसे हम रीजन के तौर पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक फेमस स्टेटमेंट आपने कंटिन्यूसली आपने सुनी होगी, और वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इस स्टेटमेंट से मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा मतलब अनभिज्ञ है, अनजान है ना। लगभग सभी बच्चों को, किसी को भी अगर नींद में भी अगर उठा के पूछ ले तो ये स्टेटमेंट तो उसको याद ही है कि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना। इतना तो पता ही है, अगर कोशिका के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो ये एक स्टेटमेंट तो उसकी फ्रेम्ड है ना। तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके हम यहाँ पे एसेशन रीजन का एक बहुत ही अच्छा हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और फ्रेम कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड एसेशन रीजन क्वेश्चन में। हम कथन के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है। कोशिका
जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब मैं इसके आगे लगा देता हूं क्यों। तो अब आपको बताना है कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों है। तो सभी बच्चे अपने अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो कमेंट करने के लिए, और उसमें आप इस क्वेश्चन का आप अपने स्तर पर अपनी लैंग्वेज में जवाब देने की कोशिश आप करें। अगर इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं एक तरीके से रीज़न आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूं, और वो कुछ इस प्रकार से हैं। कारण की हम बात करें बेटा जी, रीज़न की, बिना बिना कोशिका की बिना कोशिका की किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। यानी बिना कोशिका की किसी जीव की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको एसेशन रीजन का कथन कारण का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, आंसर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर हम कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी एनसीईआरटी को जो फर्स्ट पेज है उससे हमने ये दो बड़े ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन एसेंशियल रीजन के क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम किए हैं, है ना। और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कंसेप्ट बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा जी नीट भी क्लियर है ना, इसमें नो डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर तो नीट क्लियर, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के ऊपर हम बात करेंगे। यानी अगर अपना कंसेप्ट अगर मजबूत रहेगा तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अटूट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने इसी प्रकार के एक और कंसेप्ट की, जिसमें हम कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं बेटा जी। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कोशिका की खोज किसने की, अगर उसको रात में नींद से उठा के भी अगर मैं पूछ लूं कि कोशिका की खोज किसने की, तो तुरंत वो बोलेगा रॉबर्ट हुक ने, है ना। ये फैक्ट सभी बच्चों को याद है ना। तो इसी प्रकार का एक फैक्ट एनसीईआरटी के अंदर छुपा हुआ है, उस फैक्ट को हम बाहर ला रहे हैं बेटा जी, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी कोशिका की हिस्ट्री को हम जानते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में कोशिका की उन्होंने खोज की। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं उन्होंने खोजी, जिन कोशिकाओं का उन्होंने अध्ययन किया, वो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। यानी इन्होंने कोर्क में मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया। मृत कोशिकाओं का
अध्ययन किया। यानी रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1665 में कॉर्क में मृत कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया। जैसे आपके पास जैसे आप लेबोरेटरीज में आप जाते हो, है ना, केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज में आप गए होंगे, तो वहाँ पे आपको ग्लास बोटल्स आपको देखने को मिलती हैं इस प्रकार की। और इन ग्लास बोटल्स में ऊपर एक कॉर्क ढक्कन लगा हुआ होता है, और वो लकड़ी का ढक्कन होता है बेटा जी। और इस कॉर्क की उन्होंने क्या किया, थिन स्लाइस उन्होंने कट की। जाहिर सी बात है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, और लकड़ी के टुकड़े के अंदर आपको प्लांट जो सेल्स है वो प्रिजर्व आपको देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने यहाँ पे स्लाइस कट की, और उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप जब इसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमको बहुत सारे चेम्बर्स, बहुत सारे एक तरीके से कॉलम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और उनके लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक टर्म यूज़ की, सेल कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी का या कोशिका के अध्ययन का श्रेय जो जाता है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। इसी प्रकार का एक और डाटा आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ही छुपा हुआ है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदली तो बेटा जी आपकी जो सिचुएशन है वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज हुआ तो एक तरीके से वो आपके मार्क्स में भी एक बड़ा चेंज लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, तो देखो, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज का श्रेय या सर्वप्रथम कोशिका की खोज किन्होंने की, तो हम बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक। अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज हुआ, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन, जीवित कोशिका के अध्ययन का श्रेय जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज या सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, तो यहाँ पे आपका आंसर रॉबर्ट हुक नहीं होगा। यानी रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया था, वो लिविंग सेल्स नहीं थी। तो यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद में रखना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया। तो ये एक फैक्ट है एनसीईआरटी का। और सिंगल स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अध्ययन का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो हम बोलेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले अंडर माइक्रोस्कोप डिफरेंट टाइप के सैंपल्स उन्होंने स्टडी की। जैसे उन्होंने लार्स लायो वगैरह है, या जो पॉन्ड वाटर वगैरह है उनमें प्रोटोजोन्स वगैरह हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्टडीज़ उन्होंने की अपने स्तर पर। तो ये हमने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है। अब हम एक मेन टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। हम डिस्कस करते हैं कोशिका सिद्धांत को। यानी कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और कोशिका सिद्धांत के जो अभिकथन है वो क्या है, और कोशिका सिद्धांत में क्या कमी थी, और उस कमी का एक वैज्ञानिक ने क्या एक तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन उन्होंने दिया, और इस कोशिका सिद्धांत को उन्होंने कंप्लीट किया, है ना। यानी कंप्लीट एक तरीके से डिटेल में 360 पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे कोशिका के सिद्धांत को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की बेटा जी।
तो सेल पढ़ो आप मुस्कुराकर, और नीट में सिलेक्शन होगा आपका दिल लगाकर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम सेल बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं, और सेल बायोलॉजी में सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं, और सेल थ्योरी को हम डिस्कस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, है ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो सेल थ्योरी तो हमें डिस्कस करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये एक बेसिक एक तरीके से कंसेप्ट है सेल बायोलॉजी का। तो हम बात कर रहे हैं कोशिका सिद्धांत की बेटा जी। कोशिका सिद्धांत, अगर आपसे पूछे कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे आपको दो वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों ही जर्मन वैज्ञानिक हैं। पहले एनसीईआरटी में एक को ब्रिटिश वैज्ञानिक हम कंसिडर कर रहे थे, लेकिन एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ है, अब दोनों ही साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट हम कंसिडर करते हैं। यानी दो जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे दो जर्मन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पहला जो वैज्ञानिक है वो है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में सेल थ्योरी उन्होंने फॉर्मुलेट की, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है थियोडोर स्वान। और थियोडोर स्वान ने 1839 के अंदर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट उन्होंने की। मैथियस स्लाइडेन की अगर हम बात करें, तो मैथियस स्लाइडेन एक वनस्पति शास्त्री है, यानी ये अपना जो अध्ययन है वो पादपों पे करते हैं, पादप अध्ययन की ये स्पेशलिस्ट हैं। और जब हम थियोडोर स्वान की हम बात करते हैं, तो ये जूलॉजिस्ट हैं, और इनका जो अध्ययन है वो एनिमल पर बेस्ड है ना। तो यहाँ पे मैथियस स्लाइडेन है आपके वनस्पति शास्त्री, और जो थियोडोर स्वान है वो है प्राणी शास्त्री, यानी जूलॉजिस्ट है, एक आपके बॉटनिस्ट है। अब सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी में क्या अभिकथन है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल थ्योरी के अंदर मैथियस स्लाइडेन का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैथियस जो स्लाइडेन है, उन्होंने प्लांट पे अपनी स्टडी उन्होंने की, और एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे यूज की, सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यहाँ पे सेल थ्योरी के अंदर जो मैथियस स्लाइडेन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो सभी प्लांट्स हैं, यानी सभी जो पादप हैं, वो कोशिकाओं से बने होते हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे यूज़ की। लेकिन जब हम थियोडोर स्वान की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि जो जंतु कोशिका होती हैं, इसके ऊपर हमको एक पतली झिल्ली हमको देखने को मिलती है, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम जीवद्रव्य झिल्ली हम कंसिडर करते हैं। इसी प्रकार से पादप कोशिका के ऊपर एक मोटी भित्ति होती है, और उसे हम कोशिका भित्ति हम कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे अपनी स्टडी एक तरीके से फोकस्ड रखी। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब हम मैथियस स्लाइडेन की हम बात करेंगे, तो मैथियस स्लाइडेन की जो स्टडी है
वो स्पेशली प्लांट पर बेस्ड है और प्लांट्स तक ही सीमित है। लेकिन जब हम थियोडोर स्वान की हम बात करेंगे तो इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों पर बेस्ड हैं और उन्होंने दोनों के लिए सेल थ्योरी उन्होंने फॉर्मुलेट की और किस प्रकार से उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उनके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा कि जो जंतु कोशिका है उसके ऊपर हमको एक पतला आवरण हमको देखने को मिलता है और उस पतले आवरण को हम बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। और जो पादप कोशिका है उसका जो विशिष्ट लक्षण है वो है मोटे आवरण की उपस्थिति और उसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। यानी पादप कोशिका के ऊपर हमको एक मोटा आवरण देखने को मिलता है और इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो सर्वप्रथम पादप और जंतु कोशिका को अलग अलग पहचानने का श्रेय आपके थियोडोर स्वान को जा रहा है। उन्होंने प्लांट और एनिमल जो सेल हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को उन्होंने स्टडी किया। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो थियोडोर स्वान ने एक तरीके से फॉर्मुलेट उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सभी पादप व जंतु कोशिकाओं और उसके उत्पादों से बने होते हैं। यहाँ पे थियोडोर स्वान ने पादप और जंतु दोनों स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे यूज में ली है। यानी पादप और जंतु दोनों के लिए उन्होंने यहाँ पे कोशिका सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे थोड़ा नोट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस अपने पास कम है तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं थियोडोर स्वान के कंसेप्ट का। सभी पादप एवं जंतु कोशिका एवं इसके उत्पाद से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट स्वान ने दिया था। उन्होंने कहा कि सभी पादप और जंतु कोशिका एवं उसके उत्पादों से बने होते हैं। उन्होंने कहा पादप कोशिका के ऊपर मोटा आवरण कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका के ऊपर पतला आवरण जीवद्रव्य झिल्ली पाई जाती है। तो ये पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। अब कोशिका सिद्धांत जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी कुछ कमियां भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे जो मेन कमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन जो ड्रॉबैक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है कोशिकाओं की उत्पत्ति। कोशिका सिद्धांत की कमी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्लाइडेन और समान दोनों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में सेल थ्योरी उन्होंने फॉर्मुलेट की। उन्होंने कहा सभी जो जीव हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये जो नई कोशिकाएं हैं ये कहाँ से आ रही हैं या कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कमी आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है
तो ये स्लाइडेन और श्वान यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब हम यहाँ पे सेल थ्योरी को कंप्लीट हम करते हैं, और यहाँ पे एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आपको और देखने को मिलता है, जिन्हें हम बोलते हैं रोडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से उत्पन्न होती हैं। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से जो सेल थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हम एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेल थ्योरी के कंप्लीशन के अंदर, जिनको हम थियोडोर स्वान के नाम से हम जानते हैं बेटा। रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में अपनी लैंग्वेज में एक टर्म उन्होंने यूज की, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये बेटा जी, आपका नीट PYQ है। ओमनी सेलुला ई सेलुला संकल्पना या कथन किस वैज्ञानिक का है? तो हम बोलेंगे कि रुडोल्फ विर्चो। अगर आपसे पूछे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने, रुडोल्फ विर्चो ने किस सन में दी, तो हम बोलेंगे 1855 के अंदर। तो इस टर्म का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग यही है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होती है। कोशिकाओं में विभाजन से होती है। यानी अगर आपसे पूछे कि नई कोशिकाएं कैसे बन रही हैं, तो रुडोल्फ विर्चो ने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से बन रही है। तो अब हम यहाँ पे सेल थ्योरी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होती है। तो इस प्रकार से हम सेल थ्योरी को कंप्लीट हम कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सेल थ्योरी को कंप्लीट करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो हम बोलेंगे रुडोल्फ विर्चो। और ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म का मीनिंग क्या है? तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होती है। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। सॉरी बेटा, देखो अब हम यहाँ पे सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट हम करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको कोशिका सिद्धांत कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। सभी जीव, बोलो, सभी जीव कोशिका एवं इसके उत्पादों से बने होते हैं। यहाँ पे हम सेकंड टर्म या सेकंड अभिकथन हम यूज करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होती है। यानी दूसरे स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, नई कोशिकाएं पुरानी
कोशिकाओं में विभाजन से बनती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोशिका सिद्धांत को यहाँ पे कंप्लीट हम कर सकते हैं। तो ये हमने सेल थ्योरी हमने डिस्कस की है, और सेल थ्योरी में आपको मेनली ये दो स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे थियोडोर स्वान की हम बात करते हैं, मैथियस स्लाइडेन की हम बात करते हैं, यहाँ पे रोडोल्फ विर्चो की हम बात करते हैं। तो इन तीनों साइंटिस्टों का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में। अब हम थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंटली एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। देखो, जितना कंसेप्ट जरूरी है उतने ही फैक्ट भी जरूरी हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड बुक जो है वो एनसीईआरटी है। एनटीए एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, जितना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हो जाते हैं। तो फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप इन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से रट लेते हो तो उस कंडीशन में एक तरीके से आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके करेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे बेटा जी, है ना। तो यहाँ पे रट लो एनसीईआरटी फैक्ट, कन्फर्म होगे सेलेक्ट, है ना बेटा जी। अगर आप एनसीईआरटी फैक्ट रट लोगे तो कन्फर्म एक तरीके से आप सिलेक्शन एक तरीके से पाओगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने एनसीईआरटी फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी फैक्ट्स, और एनसीईआरटी फैक्ट्स में हम सबसे पहला जो फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोशिकाओं की आकृति। कोशिकाओं की आकृति से संबंधित, यानी कोशिकाओं की जो स्ट्रक्चर हैं उससे संबंधित आपको जो फैक्ट्स देखने को मिलते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपकी 11th एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। उन सभी सेल्स की स्ट्रक्चर यानी आकृति हम यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं बेटा जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको कुछ डंबल लाइक सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये जो डंबल लाइक सेल्स हैं, इनके आकार की अगर हम बात करें तो ये गोलाकार एवं द्वि अवतली इनकी आकृति हमको देखने को मिल रही है। गोलाकार एवं द्वि अवतली आकृति हमको इनकी देखने को मिल रही है। और इनके लिए जो नाम हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। इसी प्रकार से आपको कुछ ऐसी सेल्स देखने को मिल रही हैं जिनमें आपको मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। इनकी आकृति आपको देखने को मिल रही है अमीबाकृत आकृति। अमीबाकृत आकृति आपको देखने को मिल रही है। और इनके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी WBCs, और इनके लिए हम RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसी प्रकार से आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमको कुछ इस प्रकार के सेल्स हमको देखने को मिल रही हैं।
सक्रिय और लंबी कोशिकाएं, लंबी एवं सक्रिय आकृति की हमको कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं। और इनके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं ये है स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं है, लंबी और सक्रिय इनकी आकृति हमको देखने को मिल रही है। आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली डायग्राम बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार से एक फैक्ट आपको देखने को मिलता है। डायग्राम बेस्ड फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमको लंबी इसकी इस कोशिका की हमको जो आकृति देखने को मिल रही है, लंबी एवं शाखित आकृति हमको देखने को मिल रही है। और इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। इसी प्रकार से आपको यहां पे इस प्रकार से इलोंगेटेड सेल आपको देखने को मिल रही है। दीर्घीकृत कोशिका, दीर्घीकृत आकृति हमको देखने को मिल रही है कोशिका की। और इसके लिए जो नाम हम यूज करते हैं वो है वाहिनिका। वाहिनी का नाम हम इसके लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से आपको एक और डायग्राम आपको देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स आपको इस प्रकार से अरेंज्ड आपको देखने को मिल रही हैं। ये गोल आकृति की सेल है, यानी राउंड हमको देखने को मिल रही है इनकी आकृति। और इनके लिए हम यूज करते हैं मध्योत्की कोशिकाएं। अब ये मध्योतक क्या है या मध्योत्की कोशिकाएं क्या है, ये जितने भी टाइप के सेल्स हैं ये सभी हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग चैप्टर के अंदर इनका हमको जिक्र देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये पॉइंट आपको रिकॉल होने चाहिए। यहाँ पे कोशिकाओं की आकृति और उनके प्रकार। तो यहाँ पे मेजदा कॉलम टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को यूज करके अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। जैसे एक तरफ हमने यहाँ पे कोशिकाओं की आकृति हमने ले ली, एक तरफ हमने कोशिकाओं के टाइप यानी नाम हमने ले लिए और इनको हम मैच करवा सकते हैं। तो नीट के अंदर मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस का अच्छा खासा वेटेज हमको देखने को मिलता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप हल्के में ना लें और इन सारी पॉइंट्स को आप अच्छे से रिकॉल करें, इनको नोट करें। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने इसी प्रकार के और फैक्चुअल डाटाज के ऊपर जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल रहे हैं और वो आपके साइज से रिलेटेड है ना। ये हमने एक तरीके से स्ट्रक्चर आकृति से संबंधित हमने ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिस्कस की है। अब हम थोड़ी सी साइज रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से कोशिकाओं की आकृति में हमको वेरिएशन हमको देखने को मिल रही है, डिफरेंट टाइप के डायमेंशंस हमको देखने को मिल रही हैं, उसी प्रकार से इनके साइज में भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी फैक्ट की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे कोशिकाओं की आकृति डिस्कस ना करके आमाप के ऊपर हम बात करेंगे, साइज के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपकी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं
माइको प्लाज्मा, और इसके साइज की अगर हम बात करें 3 माइक्रोमीटर हमको इसका साइज देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी जीवित कोशिका, सबसे बड़ी जीवित कोशिका, तो आप सभी को पता होना चाहिए शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी जीवित कोशिका है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो अभी हमने एक टर्म यूज की है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका आपको सबसे लंबी कोशिका आपको देखने को मिलती है। तो ये लंबाई से और साइज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार से कुछ डाटाज भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो डाटाज भी हम इसी के साथ में एक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक जीवाणु का साइज क्या हो सकता है, तो जीवाणु का साइज आपका 3 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी कर सकता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले प्रारूपिक जीवाणु, प्रारूपिक जीवाणु जो आपकी इंफॉर्मेशन डायग्राम के फॉर्म में दी हुई है, वहाँ पे एक तरीके से इसके लिए जो डायमेंशन हमने यूज़ की है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर हमने यूज़ की है। इसी प्रकार से PPLO के साइज की अगर हम बात करें तो आपको 0.1 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलता है। वायरस का जो साइज है, विषाणु का जो साइज है वो आपको 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलता है। और मानव आरबीसी, मानव आरबीसी यानी रेड कार्पसल्स का जो साइज है वो आपको 7 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है। तो ये जो साइज से रिलेटेड, आमाप से रिलेटेड जो फैक्ट हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से भी मेज द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से अच्छे फ्रेम हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो अपना फर्स्ट लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कंप्लीटली एक तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पर भी हम किसी भी कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं या कोई भी कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए एक तरीके से उस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, और अच्छे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइंस में जो छुपे हुए हैं उनको हम बाहर निकाल के एक तरीके से आपके सामने ला रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।